वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। क्या पढ़ा था हमने बताओ? पढ़ा तो क्या था हमने? तो इंट्रोडक्शन देखा था। क्या क्या इंट्रोडक्शन में देखा था हमने कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, लॉ से हमें डील करना पड़ेगा। कानून हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए डाल रखा है सिलेबस में, तो उसी तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। आंसर राइटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो देख लेते हैं आज। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? थ्योरी बेस्ड, डायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब डायरेक्टली पूछ लिया कि डॉक्ट्राइन बता दो, इसका मीनिंग बता दो, इस वर्ड का टर्म का मतलब बता दो, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक आते हैं केस स्टडीज, केस स्टडी, क्योंकि हमारी इनिशियल क्लासेस है तो एक साथ बर्डन नहीं डालना, ठीक है, इसलिए क्लासेस भी आपकी अभी एक दो तीन ऐसे स्टार्ट होएगी। उसके बाद चैप्टर भी थोड़े स्लो चलेंगे, बाद में हम स्पीड लेंगे अपनी, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ समझो कोर्स को थोड़ा बहुत। तो कल हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी कि आपको 7 चैप्टर्स टोटल पढ़ने, उनका वेटेज हमने डिस्कस किया कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है। फिर टोटल हमने पैटर्न देखा, आईसीएआई का पैटर्न क्या है कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, आगे आपको चॉइसेस मिल जाएगी, जो भी एक क्वेश्चन है वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऐसा पैटर्न होता है। उसमें से आपको 40% पर सब्जेक्ट लाना है, ठीक है, और ओवरऑल एग्रीगेट 50% भी लाना है। 4 आपके सब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ठीक है। तो 2 तो आपको ऐसे उठाने ही पड़ेंगे जिसमें आपके एग्जामिशन लेवल के मार्क्स आए। एग्जामिशन मतलब 60% और अबव, ठीक है। तो उस लेवल के मार्क्स आने चाहिए ताकि आपको एग्रीगेट में दिक्कत ना आए। ये सब हमने डिस्कस किया। कल हमने लॉ की डेफिनेशन देखी। लॉ आर द रूल्स मेड बाय द या इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू गवर्न द सोसाइटी, वो हमने देखा था। फिर हमने मीनिंग समझा था, लॉ का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं होता, लॉ का मतलब बहुत कुछ होता है। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, केस लॉज, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस या फिर कोई भी बाय लॉज, ये सब मिला मुलो के लॉ बनता है, ठीक है। तो लॉ का बहुत ही छोटा मीनिंग नहीं है, बहुत बड़ा मीनिंग है। लेकिन हमें सारे लॉज पढ़ने क्या, क्रिमिनल, सिविल नहीं, हमें सिर्फ सिविल वाले पढ़ने, क्रिमिनल वाले हमें नहीं पढ़ने, हमें नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड लॉज पढ़ने, बस वही है। एक्ट कैसे बनता है हमने वो देखा। आज हम अपना नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्ट कैसे बनता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड और डिफरेंस। डिफरेंस, ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 तरह के। केस स्टडी मतलब सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन वाले क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा आते हैं। देखो, प्रोफेशनल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सबसे कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो बच्चों वाला एग्जाम हो गया, है ना। बचपन में आता था ना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे तुमसे अब सीए लेवल पे आके, है ना। तो 1-2 मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लॉ में मिलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी, पर केस बेस्ड ज्यादा मिलेंगे कि ए ने बी के साथ ऐसा किया, तो बताओ ए सही था कि बी सही था, है ना। पूरी सिचुएशन देंगे कि एक्स वहां पे गया, उसने ये काम किए, इसमें से 4 काम ये थे, 5 काम ये थे, तो बताओ कौन से काम उसके सही है, कौन से काम गलत है। सिचुएशन हो गई ना। मिस्टर ए डाल दिया उन्होंने बीच में, उसको किसी सिचुएशन में डाला, केस स्टडी बनाई, एक केस दिया है तुम्हारे सामने, तुम हो सीए और तुम्हें एज अ चार्टेड अकाउंटेंट वो केस सॉल्व करना है। समझ में ये चीज, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। डिफरेंसेस बहुत बनते हैं लॉस के अंदर, तो डिफरेंस का एक भी क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से देखने को मिल सकते हैं। समझ में ये चीज, छोटे छोटे हो चाहे बहुत बड़े लेवल पे हो, या 3 मार्क्स के आए, 4 मार्क्स के आए, 5 मार्क्स के आए, वो डिफर करता है कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन के टाइप तुम्हें पूरे लॉ में देखने मिलेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो हमें क्वेश्चन पैटर्न, राइटिंग स्किल्स, इन सब पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी और डिफरेंसेस। आज हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6। मैम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 6 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा सा आता है, इसलिए तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर हम नया टॉपिक, नया चैप्टर लेंगे, ठीक है। अब देखो चैप्टर 6 किसके बारे में बात करता है, द कंपनीज एक्ट 2013। ईयर याद करना है क्या? बिल्कुल याद होना चाहिए, ईयर याद ही करना है जिस ईयर में ये एक्ट आया था, क्योंकि तुम्हारा आंसर ही ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। कल हमने डिस्कस किया था सेक्शन क्या होता है, क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्शन, पहले तो पढ़े क्या होता है। अरे इंडेक्स है ना, इंडेक्स बेयर एक्ट की, तुरंत आपको मिल जाए और आपको आंसर ऐसे स्टार्ट करना है। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था कि सेक्शन क्यों रेलेवेंट है। आपको कैसे आंसर स्टार्ट करना है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दिस एंड दैट, ठीक है। 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, वो समझ में आया। और नहीं याद तो एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आंसर सारी ऐसे स्टार्ट करने हैं, क्या? हाँ, सारे ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंस को छोड़ के। डिफरेंस तो हम टी फॉर्मेट में बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं, टी फॉर्मेट में।
जैसे मान लो बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है, तो इसमें इसके आएंगे पॉइंट्स, इसमें इसमें आएंगे, और यहाँ पे आता है बेसिस। ये सब तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि ऐसे ही बनता है डिफरेंस का चार्ट, चाहे पैराग्राफ में दे रखा हो आईसीआई ने, चाहे टेबल में दे रखा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम टेबल में ही बनाएंगे हमेशा। डिफरेंस इसी के मार्क्स होते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ना, सुंदर लगता है दिखने में, इसलिए। समझ में आ गया? केस बेस्ड में बता दूंगी कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अब देखो, अब हमें समझना है कंपनी का मतलब, एक्ट का मतलब कौन बताएगा, कौन बताएगा? अब बताओ कृति, कृपा, क्या नाम था आपका? हाँ सही है, कुछ याद नहीं है इसलिए तुम्हारे एक साथ सब्जेक्ट नहीं बढ़ाते। तो छोटी सी क्लास हुई है अपनी। एक्ट क्या होता है? लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और क्या होगा? एक्ट में क्या होता है? सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एक रूल बुक बनाते हैं जिसको हम बिल बुलाते हैं। पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे देता है। जैसे ही वो असेंट देता है वो क्या बन जाता है? एक्ट। तो एक्ट आर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, याद हो गया? याद आ गया? पुलकित अभिषेक, आपका तो नाम याद है मुझे। देखो कंपनी का मतलब क्या होता है, देखो कंपनीज एक्ट की जैसी डेफिनेशन है ना, कोई एक्ट नहीं देता, एकदम फालतू डेफिनेशन, मतलब जिससे कोई किसी को समझ ही नहीं आ सके। कंपनी की डेफिनेशन में पता है क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट की, जो या तो इस एक्ट में बनी हो या कोई पुराने एक्ट में बनी हुई। यही डेफिनेशन है कंपनी की। इससे तुम्हें कुछ समझ में आया कंपनी का मतलब? नहीं, कंपनी का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है कंपनी मतलब? कंपनी वर्ड भी तो तुम पहली बार तो नहीं सुन रहे, क्या होता है कंपनी का मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होता होगा? सोच के बताओ। बस, और क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना, वो क्या करते हैं? रिसोर्सेज कंबाइन करते हैं और पुट इट इन सम बिजनेस, कुछ बिजनेस में लगाते हैं और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वही होती है कंपनी। समझ में ये चीज? इससे हमें समझ में आया। ठीक है, कंपनी लॉ की डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आता, वो बात अलग है, पर लिखनी तुम्हें एग्जाम में यही है क्योंकि कंपनीज एक्ट की है। समझ में ये चीज? तो दो तरह के सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जो कॉमन होते हैं। हाँ, कोई भी एक्ट पढ़ लो तुम, सब में कॉमन ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये हम बेस लेवल पे याद कर सकते हैं। इसके अलावा वाले सेक्शन एज पर द एक्ट तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखो क्या है, सेक्शन 1 और 2 किसका होता है वो हमें देखना पड़ेगा भी। सेक्शन 1 और 2 कॉमन है, याद करना पड़ेगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शन है, देखो किस किस के हैं। जो आपका सेक्शन 1 है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी की, एप्लीकेबिलिटी की, एप्लीकेबिलिटी की, स्कोप की, इसकी बातें करता है ये। स्कोप, मुझे एक बात बताओ, और एक बात करता है ये टाइटल की। ये हर एक्ट में कॉमन होता है, सेक्शन 1 कॉमन होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार याद कर लो, सब एक्ट में सेम ही होता है। ये सेक्शन 1 टाइटल का होता है, मतलब ये जो टाइटल है ना, द कंपनीज एक्ट 2013, ये कहाँ लिखा हुआ होगा? सेक्शन 1 में लिखा हुआ होगा। अच्छा, ये अप्लाई किस पे होता है? कंपनीज एक्ट 2013 किस पे अप्लाई होता होगा? कंपनी पे ही होता होगा, और किस पे होता होगा? है ना, कोई नॉर्मल डिवोर्स के केस पे अप्लाई कर दो कंपनीज एक्ट, कि वो भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है, ऐसे थोड़ी ना। किस पे अप्लाई होता है? कंपनी पे ही होता है। तो एप्लीकेबिलिटी क्या हो गई? ओनली टू कंपनीज, रिस्ट्रिक्टेड। स्कोप क्या हो गया? पूरे इंडिया पे होता है क्या? जम्मू एंड कश्मीर पे भी होता है क्या? देखो जम्मू एंड कश्मीर वाले थोड़े अलग चलते हैं अपन से, पर अब आर्टिकल 370 हट चुका है, तो अब जम्मू एंड कश्मीर पे सब सब लॉज अप्लाई होने लग गए हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पूरे इंडिया पे ही अप्लाई होता है। तो टाइटल, एप्लीकेबिलिटी और स्कोप, टाइटल, एप्लीकेबिलिटी और स्कोप, सेट बुला लो, कुछ भी बुला लो इसको, जैसे भी तुम्हें याद हो तो। ठीक है, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी और टाइटल, ये सेक्शन 1 की बात है। चलो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, तो टाइटल क्या हो जाएगा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये टाइटल हो गया। स्कोप क्या होगा? पूरे इंडिया पे वही हो जाएगा। एप्लीकेबिलिटी अप्लाई किस पे होगा? कॉन्ट्रैक्ट्स पे। समझ में आ गया? तो सेक्शन 1 कॉमन रहता है हर जगह, क्लियर हो गया? और सेक्शन 2 भी कॉमन रहता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, डेफिनेशंस होती है। समझ में आ गया? डेफिनेशन कोई तुम्हें बाद में थोड़ी ना बताएंगे, स्टार्टिंग में बताते हैं डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन का। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो क्या है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20, तो मैंने बताया था इसके पार्ट्स भी होते हैं इससे, है ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन है, क्या है? कंपनी मीन्स
अ कंपनी, कंपनी लॉ की ऐसी डेफिनेशन है, क्या करें? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब बनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ, ये कंपनी की डेफिनेशन है। और यहाँ पे दिस एक्ट का मतलब क्या है? दिस एक्ट का मतलब क्या है? ये 2013 वाला, और प्रीवियस कुछ भी हो सकता है, 1913 वाला, 1956 वाला, या कोई और अदर, कोई भी हो सकता है। इसको देखो अब अच्छे से। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी, है ना, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, या तो इस एक्ट के अंदर 2013 में बनी हो, या फिर कोई पुराने कंपनी लॉ में बनी हो, वो कंपनी होती है। ये कंपनी लॉ की डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन है। तो तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन आ गया कंपनी से रिगार्डिंग, तो पहले 2 लाइन में कंपनी को तो एक्सप्लेन करोगे ना, यही राइटिंग स्किल्स है। डायरेक्ट चालू हो जाओगे कंपनी ये कंपनी वो, नहीं, पहले कंपनी तो बताओ क्या होता है, उसको नहीं पता। सामने वाला जो तुम्हारा एग्जाम चेक करने वाला है ना, उसको मान लो तुम वो गधा है, उसको कुछ नहीं आता, मान लो तुम कि वो एकदम छोटा बच्चा है, वो तुम्हारा एग्जाम चेक कर रहा है, अब उसको नहीं पता कंपनी क्या होता है, कौन बताएगा? तुम। समझ में आई चीज? ऐसे एग्जाम लिखोगे तो फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट में वैसे फुल मार्क्स आते नहीं है, 5 में से 4 मिलते हैं ना तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे 4 नंबर आ गए, क्योंकि 5 में से 5 तो बहुत रेयरली आते हैं, पर आ सकते हैं ना, आ तो सकते हैं, लोगों के आते तो हैं। तो वो क्या करते हैं, स्पेशल ये सब करते हैं, वो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है उनकी, ठीक है। तो देखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, 2013 में बनी हुई या फिर पुराने में बनी हुई हो, वो सब कंपनी के अंदर आती है। अच्छा एक बात बताओ, टाटा कब बनी थी पता है? टाटा, टाटा कंपनी का नाम तो सब जानते हो। तो टाटा सन्स जो कंपनी है, टाटा मोटर्स ले लो, कब है, कब की बनी हुई है टाटा कंपनी? कितने साल हो गए होंगे टाटा को बने हुए? ऐसे गैस करो। 1904। ईयर कब बनी थी वो नहीं पूछ रही, कितने साल हो गए उसको बने हुए? 150 200, आपको क्या लगता है? 150 200 तो हो गया, सही हो बिल्कुल। 150 से ज्यादा साल हो गए हैं उसको बने हुए, तो वो तुम्हें क्या लगता है 2013 में रजिस्टर्ड हुई होगी? पता नहीं उस टाइम पे कौन सा एक्ट चल रहा होगा, हमें भी नहीं पता कौन सा। 1844 बताया था ना मैंने, ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1844 में, 1860 में हमारे यहाँ आ गया था। अब वो 150 साल उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा रेलेवेंट आ गया होगा एक्ट, तो क्या वो कंपनी नहीं है ना? तो चाहे पुराने एक्ट में बनी हो चाहे इस एक्ट में बनी हो, कंपनी होती है वो। समझ में ये चीज? अब इस डेफिनेशन से हमें कुछ समझ में आ रहा है क्या कंपनी का मतलब? नहीं। तो हमारी मीनिंग के लिए हम अलग चीजें पढ़ते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, है ना, विच join their resources together and put it in some business and with the profit motive, वो होता है कंपनी। ऐसे भी बोल सकते हो तुम। मीनिंग ये तो डेफिनेशन है, मीनिंग अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाते रहना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये चिपकानी जरूरी है क्या लैंग्वेज? हाँ, क्योंकि ये सेक्शन की है। बुकिश लैंग्वेज तुम्हें कहाँ लिखनी है? जहां पे तुमने सेक्शन लिखा है। समझ में ये चीज? बाकी कोई मीनिंग समझा रहे हो, कोई डिफरेंस की टेबल बना रहे हो, उसको तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को लगता है कि इतना याद करना पड़ेगा मैम, हम लॉ में कैसे याद करेंगे, तो बच्चे डर जाते हैं। अरे नहीं भाई, इतना नहीं चिपकाना, कीवर्ड्स होने चाहिए बस आंसर में। इतना याद कर सकते हैं क्या? हम ह्यूमन है कि मशीन है? ह्यूमन है ना, तो इतना याद नहीं कर सकते। तो जोर डालो भी मत दिमाग पे, जो मैं बोलूँ कि रटना है वो रटना है, ये रटना है, ठीक है? समझ में आ गया? अब कंपनी का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब देखो चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने कल बोला था कि आईसीआई ने खुद ने ही बहुत अच्छा मॉड्यूल बना रखा है, तो मैं कोई इधर उधर के रेफरेंस मटेरियल रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। सारे चार्ट्स दे रखे हैं, सारी समरीज दे रखी है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो मैं सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। हम ये ओवरऑल कंप्लीट पढ़ेंगे, अपने आप क्लियर होता जाएगा हमारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? देखो क्या क्या है। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनी के फीचर्स। कंपनी के फीचर्स कि कंपनी में क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, जो कुछ तो तुम्हारे सुने हुए भी होंगे, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी, मतलब कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है, ठीक है? परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी चलती रहती है चलती रहती है, अनस्टेबल बिजनेस नहीं है ना? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी में, जबकि हमें पता है सोल प्रोप्राइटर में कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड, क्योंकि वो इकलौता आदमी है, चला रहा है, उसने कोई कर्जा लिया होगा तो उसी को पकड़ेंगे। अगर उसकी दुकान से नहीं वसूली कर सकते तो उसके घर पे जाएंगे, टीवी फ्रिज ले जाएंगे, ये सब कर सकते हैं वहां पे। ऐसा कुछ भी झमेला किसमें नहीं है? कंपनी में नहीं है। उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन है ये, कोई नेचुरल पर्सन है क्या कंपनी? नेचुरली पैदा होती है कंपनी ऐसे रोते रोते ऐ करते हो? ऐसे कंपनी पैदा नहीं होती, आर्टिफिशियली। पर ये पर्सन क्यों है? क्योंकि लॉ की नजर में एग्जिस्ट करती है अलग से,
इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं। ठीक है, फिर हम कॉर्पोरेट विल के बारे में पढ़ेंगे, इसको तो हम डिटेल में पढ़ ही लेंगे। फिर हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे कि कंपनी कैसे बनती है। शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल कौन कौन से तरह की होती है, ये तुम्हें आता है क्योंकि तुम कॉमर्स से हो, है ना। शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। इक्विटी शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं क्या, हाँ होते हैं, वो तुमने नहीं पढ़ रखा, वो अभी हम पढ़ेंगे। एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, वो हमें पढ़ना है। समझ में आया क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले कंपनी क्या चीज है, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स वो पढ़ने हैं। दूसरा हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, ये था ना कॉर्पोरेट विल थ्योरी, वो तो एक थ्योरी एक डॉक्ट्राइन है, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। बेसिकली उसमें क्या होता है कि कंपनी और मेंबर अलग अलग मानते हैं ना, उसमें हम एक ही मान लेते हैं, तो ऐसा कब कब होगा वो देखेंगे। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे, कंपनी बनाते कैसे हैं। फिर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो शेयर कैपिटल क्या होती है और एक शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद एमओए एओए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी के, इनको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब कंपनी बनती है ना तो ये दोनों भी बनते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इतना ही है अभी तो सिलेबस तुम्हारे, बाकी कंपनी तो बहुत ज्यादा वास्ट है, वो तुम्हारे इंटर और फाइनल में आएगा। और यहाँ तो एक चैप्टर, ये इतने ही टॉपिक है इसमें। ठीक है, देखो आइडिया लग गया, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। काफी सारी बातें हैं इसके अंदर, दिख रहा है अच्छे से। देखो कंपनीज एक्ट कब बना था, वॉज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द कंपनीज एक्ट, जो भी था, तो पुराने एक्ट को सही करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए 2013 वाला एक्ट बना था। 1956 बढ़िया चल रहा था, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसको सही करने के लिए 2013 वाला बना। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें चेंजेस हुए क्योंकि बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल चीजों में चेंजेस हुए, इसलिए सीजी को लगा कि हमें नया न्यू कंपनीज एक्ट लाना चाहिए, तो वो लेके आ गए। अब इसमें टोटल 470 सेक्शंस है और 7 स्केड्यूल्स है। ये कल मैंने तुम्हें बताया था, ये बात हमने कल पढ़ी थी कि इसमें 470 सेक्शंस है ना, और 7 स्केड्यूल्स है। स्केड्यूल्स क्या होते हैं, कल बताया था ना मैंने, एक्ट के लास्ट में लगा देते हैं लिस्ट वगैरह, है ना। इसका एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें दिया था कि जैसे समाज का तुम्हें भला करना है तो उसकी एक लिस्ट दे रखी है कि इन्वायरमेंट का कर सकते हो, पुअर के लिए कर सकते हो, वो सब किसकी बातें होगी, इसकी। चैप्टर वगैरह तो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आई है, जैसे कि रेगुलेशन को सिंप्लीफाई किया, लोगों का जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है जिनके पास कम शेयर्स होता है, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो उनको प्रोटेक्ट करने की बातें करी। विसल ब्लोअर की बात करी। विसल ब्लोअर क्या होता है, सीटी बजाना, तो मतलब कोई फ्रॉड कर रहा है, मान लो हम सब कंपनी में काम करते हैं और तुम कंपनी में सीए हो और तुम्हें पता चल गया डायरेक्टर फ्रॉड कर रहे हैं, तो तुम विसल ब्लो कर सकते हो। मतलब तुम जाके गवर्नमेंट को बता सकते हो या किसी अथॉरिटी को बता सकते हो कि ये आदमी, ये डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है, बिना डरे। उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। समझ में आई चीज, सीटी बजाना कि देखो देखो फ्रॉड हो रहा है, समझ में आई चीज, क्लियर हो गया। तो ये सारे इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट 2013 में आए, पहले नहीं थे। अच्छा, ये पैराग्राफ याद करना है क्या, नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस इंट्रोडक्शन इसलिए हमने पढ़ लिया, और क्या। समझ में आ गई चीज। इसमें बस ये बताया कंपनीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस है, कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल है। कंपनीज एक्ट किसको अमेंड करने के लिए आया था, 1956 वाले को अमेंड करने के लिए आया था। सीजी को ये सही लगा नया लेजिस्लेशन बनाना, तो उन्होंने बना दिया। ठीक है, समरी हो गई, याद नहीं करना। ये देखो, ये कौन सा सेक्शन है, बताओगे क्या, कौन सा सेक्शन होगा ये एप्लीकेबिलिटी का, 1 ही होगा। ठीक है, सबसे पहले 1 ही पढ़ेंगे हम। ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनीज एक्ट अप्लाई किस पे होता है, कंपनीज एक्ट अप्लाई किस पे होगा, किन किन जगहों पे होगा, कौन कौन सी कंपनियों पे होगा। समझ में आई चीज, देखो क्या क्या है। सेक्शन 1 किस पे अप्लाई होता है, देखो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। पता है क्या हमें ये बात ऑलरेडी, डेफिनेशन यही बोलती है कंपनीज एक्ट हर उस कंपनी पे लगेगा जो 2013 में बनी है या 2013 से पहले वाले एक्ट में बनी है। ठीक है, समझ गए हम, कंपनी होनी चाहिए बस। ठीक है, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी भी तो कंपनी होती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा। तीसरा बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा। ठीक है, तीसरा उन कंपनीज पे लगेगा जो जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काम करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बोल लूं, जयपुर की पता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कौन सी है, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना,
JVVNL। अच्छा तुम सब तो बाहर से हो, आपको तो पता होना चाहिए। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है ये जयपुर की, समझ में आया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के आगे क्या आ रहा है, कंपनी, तो कंपनी हुई ना, तो कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। उसके अलावा कोई अदर कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई है, जैसे कि ICAI, खुद ICAI का कोई एक्ट है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का कोई एक्ट है क्या, अरे है, तुम्हारा एक्ट है, तुम्हें पता ही नहीं, बताओ। CA एक्ट है, CA एक्ट, ये खुद हम खुद ही एक्ट से आए हैं, CS का सबका एक्ट है, हम खुद ही एक्ट से आए हैं, हम होते भी नहीं तो ये पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है, उसकी वजह से हम आए, ठीक है। 1949 CA एक्ट 1949, CMA भी है, CMA एक्ट भी है 1959, CS एक्ट है 1980, थोड़ी बाद में आए थे CS लोग, समझ में ये चीज। तो ये एक्ट है हमारा, उसके अंदर ICAI बना था, तो वो स्पेशल एक्ट के अंदर बना ना, तो वो क्या कंपनी नहीं है क्या, है, वो भी कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा जैसे एक और एग्जांपल दे दूं तुम्हें, आरबीआई भी तो कंपनी है, बट उसका कोई एक्ट है ना, सेबी तो अथॉरिटी हो गई, ठीक है। बताओ, सेबी का भी एक्ट है वैसे, बोल सकते हो आप, बताओ। आरबीआई का एक्ट होता है क्या, आरबीआई एक्ट 1934, सुना होगा इकोनॉमिक्स में। तो ये भी क्या है, ये कंपनी है, कंपनी के फॉर्म में बनते हैं। एक्चुअल सेबी खुद कंपनी नहीं बोल सकते हम, जो स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह बनते हैं ना, वो कंपनी है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब समझ में आया। उसके बाद लास्ट देखो क्या है, कोई भी कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई करे, वो भी कंपनी है। अब मैम हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, कौन कंपनी है कौन नहीं है, समझ नहीं आ रहा, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, ये सेक्शन 1 नहीं है। सबसे पहले कोई भी कंपनी जो 2013 में बनी हो या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी हो, ये याद हो गया। हाँ तो 2013 में तो बनी होगी, एक्ट है 2013 में, तो अब आज बना रहे हैं हम कंपनी, तो एक्ट कौन सा लगेगा, 2013 ही तो लगेगा, उस वे में बोल रहे हैं, ठीक है। ईयर नहीं है ये, एक्ट का ना इनेक्टमेंट ईयर है, ठीक है, समझ में आई चीज। तो ये हो गया पहला। दूसरा हमारा क्या था, इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा क्या था, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी भी तो कंपनी होती है, सबके आगे देखो कंपनी आ रहा है ना, बस हमारे लिए वही मैटर करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और स्पेशल एक्ट में बनी हो उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। ये वाला पॉइंट था ना, स्पेशल एक्ट में बनी हो कोई भी कंपनी, उसको आम भाषा में स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। और लास्ट, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, भाई गवर्नमेंट के पास तो पावर है ना, जिसको चाहे उसको कंपनी डिक्लेयर कर दे, गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट है वो, समझ में आई चीज। ये है सेक्शन 1 आपका, क्या बोलता है कि 2013 में कंपनी बनी हो या 2013 से पहले बनी हो, सारी कंपनी है। और सब पे कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा क्या, लगेगा। तुम्हें क्या लगता है, टाटा जो है कंपनी, वो इतनी पुरानी कंपनी है, तो उस पे कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लग रहा, अभी लग रहा ही होगा ना, ठीक है। तो अप्लाई हो रहा है क्या, हाँ। इंश्योरेंस कंपनी, माना इंश्योरेंस का काम कर रही है, पर है तो कंपनी, कंपनी लगेगा। बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये भी लगेगा। स्टैट्यूटरी कंपनी भी होती तो कंपनी, आरबीआई, LIC, ICAI, ICSI, सब पे लगता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। और लास्ट, कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी बोले कि तुम कंपनी हो, वो कंपनी है। समझ में आ गया, याद हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो तुम मुझे बताओगे कि क्या बोलना चाहती है, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो तुम्हें ही पढ़ने पड़ेंगे, मैं तो जाऊंगी नहीं तुम्हारे साथ क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझाने के लिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो तुम्हें थोड़ा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि लिखा हुआ क्या है। लॉ, लोगों को लगता है लॉ बहुत आसान है, लॉ में ना खाली क्या करना होता है, रीडिंग करनी होती है और रटना होता है, नहीं। लॉ में समझ नहीं आता लिखा क्या है, इंग्लिश नहीं होती लॉ कभी भी, लॉ की अपनी खुद की लैंग्वेज है। हमें लगता है कि इंग्लिश है, बट इसको समझना अपना अपने आप में एक स्किल है, ठीक है। वो तुम्हें बिल्ड करनी पड़ेगी टाइम के साथ, ठीक है। देखो क्या है, अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है बहुत ही काम की, देखो क्या है। सब में फर्स्ट वाला देखो कॉमन पॉइंट है, उसको छोड़ो।
सेकेंड थर्ड और फोर्थ में एक लाइन लिखी हुई है, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन है, वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडी एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। क्या बोलना चाहता है एक बार रीड करके देखो। ऐसी ही सेम लाइन तुम्हें नीचे मिलेगी, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट मतलब बता देती हूँ मैं तुम्हें, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं हो ना, ठीक है। और ये बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ ये क्या बोलना चाह रहा है तीनों पॉइंट में, एक बार खुद से आराम से रीड करो और बताओ ये बोलना क्या चाहता है। इंग्लिश यही, तो तुम तो पहली बार ही पढ़ रहे हो, लो तुम्हें कौन सा पता है, जो आ रहा है बोल दो, क्या है इसमें, कुछ तो आ रहा होगा समझ, बताओ कौन ट्राई करना चाहेगा। नहीं है, नहीं पता ही नहीं क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहे हैं कि अप्लाई हो जाएगा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 इंश्योरेंस एक्ट पे अप्लाई होगा, इंश्योरेंस एक्ट पे क्या, इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई होगा, लेकिन कब नहीं होगा, अगर कंपनीज एक्ट किसके अगेंस्ट चला जाए, इंश्योरेंस एक्ट के अगेंस्ट चला जाए। मतलब ये बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कि अगर मामला कोई नॉर्मल कंपनी का नहीं है, कौन सी कंपनी का है, इंश्योरेंस कंपनी का है, तो अगर मान लो लड़ाई हो जाए कंपनीज एक्ट में और इंश्योरेंस एक्ट में, दोनों में लड़ाई हो जाए, तो कौन जीतेगा, इंश्योरेंस एक्ट जीतेगा, इंश्योरेंस एक्ट जीतेगा, कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। समझ में आई चीज, क्यों, स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट हमेशा प्रिवेल करता है, स्पेशल एक्ट हमेशा ऊपर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें तुम छोटे बच्चे वाला एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि एक छोटा बच्चा है ना, और उसकी एक नैनी है जो उसका ध्यान रखती है, और उसकी मॉम भी है जो काम वाम करती है, तो उनको टाइम नहीं मिलता है ना, लेकिन सारा काम जो केयर टेकर है वो है उसकी नैनी, है ना। और अब उसको स्कूल भेजने की बात हो रही है ना, थोड़ा बड़ा हो गया वो, स्कूल भेजने की बात हो रही है, तो घर में सब चर्चा करे कौन सी स्कूल भेजे, कौन सी स्कूल भेजे, तो मदर बोल रही है कि एक स्कूल मैंने देखी हुई है, इंटरनेशनल स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, अच्छी स्कूल है, वहां पे भेजेंगे। नैनी बोल रही है कि हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहिए, वहां पे टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बताओ मम्मी की सुनेंगे कि नैनी की सुनेंगे, ध्यान कौन रखता है पूरे दिन, नैनी, फिर भी मम्मी की सुनेंगे ना। समझ में आई चीज मैंने क्या बोला, क्योंकि मम्मी क्या है, स्पेशल है, नैनी तो सबकी नैनी है, नैनी सिर्फ उसी की थोड़ी ना, नैनी नैनी तो 4-5 बच्चों की नैनी है, मम्मी तो सिर्फ उसी की है। समझ में आई चीज, तो सीधी सी बात है, इंश्योरेंस एक्ट सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को डील करता है, तो इसी की सुनी जाएगी। कंपनी एक्ट तो सारी कंपनी को डील करता है, तो इसकी नहीं चलेगी। अगर कंपनीज एक्ट इसके अगेंस्ट गया तो कंपनीज एक्ट को इग्नोर मानना है, और किसकी चलेगी, इंश्योरेंस एक्ट की चलेगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बैंकिंग कंपनी का, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की चलेगी कि कंपनीज एक्ट की चलेगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की चलेगी कि कंपनीज एक्ट की चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है। ये कौन सा सेक्शन था हमारा, सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ है हमारा, ठीक है। अब हमें देखना है मीनिंग क्या होता है कंपनी का। देखो क्योंकि हमें ऊपर वाली डेफिनेशन से तो कुछ समझ में आया नहीं खास, ठीक है, तो हमें ये जो कुछ लोग हैं इनकी डेफिनेशन से मीनिंग समझना पड़ता है। इनका नाम याद करना है क्या, नहीं, ये खुद ही इस दुनिया में नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं इनका नाम वाम याद करने की, ठीक है। इतना हमारे पास इतना सिलेबस है, हमें फालतू का कंटेंट नहीं बढ़ाना अपना, ये सब याद नहीं करना होता। और इसने क्या बोला था वो पढ़ लेंगे, हम इज्जत देंगे इसको थोड़ी, ठीक है। अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ।
पता है क्या मैं ये बात? जो कंपनी होती है ना वो एक आर्टिफिशियल बीइंग होती है, ह्यूमन नहीं होती कंपनी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कभी देखा है तुमने कंपनी को ऐसे कॉफी पीते हुए धक्का मार दे गिर गई कंपनी? ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। साड़ी पहन के बैठी कंपनी नहीं होती ना कंपनी। तो आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल ही होती है कंपनी, दिखती थोड़ी ना है, कोई पर्सन थोड़ी ना है। कंपनी की बिल्डिंग दिखती है, कंपनी थोड़ी दिखती है। देखी तुमने आज तक कंपनी? नहीं देखी। और इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, टेंजिबल इंटेंजिबल, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं बट देख टच नहीं कर सकते। वो सब सिर्फ लॉ की नजर में एग्जिस्ट करती है, इंसानों की नजर में एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है। पता है हमें ये बात? बीइंग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it either expressly or as accidental। सीधी सी बात है। चार्टर कौन होता है कंपनी का? चार्टर, एक वर्ड आया है यहाँ पे चार्टर। चार्टर मतलब होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वो जो जो तुम्हें बातें बताता है तुम सिर्फ वही कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मान लो टाटा मोटर्स है, कंपनी ना टाटा मोटर्स कार्स बनाती है, तो तुम्हें क्या लगता है इसका क्या काम होता होगा? कार बनाना। कार बनाने के अलावा कुछ कर सकती है क्या कंपनी? नहीं, क्योंकि इसके मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ कार बनाएगी। समझ में आया? ये डेफिनेशन दी थी जस्टिस मार्शल ने, जिसका नाम हमें याद नहीं करना, कट कर दिया हमने, ठीक है। अब इससे हमें थोड़ा समझ में आया कि अच्छा कंपनी इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती, वो एमओए के दायरे में रह के काम करती है, अपना दिमाग नहीं लगा सकती, लॉ की नजर में एग्जिस्ट करती है, लॉ ही उसको बनाता है, लॉ ही उसको चलाता है, लॉ से खत्म होती है वो। ये सब हमें थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो समझना ही है, रटना नहीं है इसको, ठीक है। एग्जाम में पहली बात तो ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज कंपनी। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, पर 2 लाइनों में। लेंथ के मार्क्स नहीं मिलते हैं सीए के एग्जाम में। बीकॉम में करना ही सब, बीकॉम में कॉपी भरने के मार्क्स मिलते हैं बढ़िया। जैसे 36 पेजेस की है, 36 से 36 भर के आओ, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे ज्यादा लिखोगे ना तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर फालतू का लिखा तो उसका दिमाग खराब होगा, उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो उसका दिमाग खराब होगा, तो फिर तुम्हारे मार्क्स काटेगा। तो यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं। बस ये जो एक्सप्लेनेशन है ना वो तुम 2 लाइन्स में अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हो, आंसर को बढ़ाने के लिए नहीं, राइटिंग स्किल्स के लिए, ठीक है। बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, तुम्हें बताती हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसका आंसर 4 लाइन का ही है, और तुमने वो 4 लाइन लिख दी तो भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसे ही चलता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम्हें 1.5 पेज का आंसर बना है, 1.5-2 पेजेस का, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। तो वो बैलेंस बना के रखते हैं, थोड़ा पेपर लेंदी बनाते हैं ताकि तुम्हारा छूट जाए। तो तुम लेंदी लिखोगे तो तुम्हें जो आता होगा वो छूट जाएगा। तो ऐसे बेवकूफियां नहीं करनी, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना, कम ही लिखना है इनफैक्ट। देखो अब वापिस से एक और महापुरुष की वो आ रही है डेफिनेशन। क्या नाम है? हैनी। हैनी ने क्या बोला? याद नहीं करना ऑब्वियसली। अब कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज artificial person created by law having separate entity with perpetual succession and a common seal। अब सुनो अच्छे से, ये डेफिनेशन तुम याद कर सकते हो, नाम तो तुम्हें इसका भी याद नहीं करना, बट ये डेफिनेशन हमें समझ में आती है, इसके सारे फीचर्स है इस डेफिनेशन में। तो ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। मार्शल वाली हमने समझ ली, वही बहुत है। हैनी वाली याद कर लेना। तो इसको मैं तुम्हें बोल रही हूँ हाईलाइट कर लो, इसलिए मैं तुमसे कल पूछ रही थी कि तुम्हारे पास मॉड्यूल है क्या। अगर मॉड्यूल है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से कराओ, मॉड्यूल मंगवाओ, ताकि जो मैं हाईलाइट कराती हूँ ना वो तुम्हें पता हो कि एग्जाम में इतना ही पढ़ना है। बाकी देखो सुनो, हमारा मॉड्यूल बहुत बड़ा है, हमारा सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हमें पढ़ना भी अच्छे से, मार्क्स भी अच्छे लाने हैं, तो सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो हमें कुछ कॉन्टेंट उड़ाना पड़ेगा जो रेलिवेंट है ही नहीं, क्योंकि हम सब याद तो तुम सब याद कर लो या अच्छे से पढ़ लो, एक ही चीज हो सकती है। और ये क्योंकि बीकॉम नहीं है, 11th-12th नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना होता, पर जो पढ़ा है ना वो तुमसे अच्छे से किसी को नहीं आना चाहिए, ऐसा पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर तुम्हें सीए में ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम में पास करना है तो जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, यही है एक सीक्रेट, इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है सीए और सीए में बनने का। समझ में आई चीज? सब नहीं पढ़ना होता, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना होता है। समझ में आया? अब देखो क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देखो कितनी प्यारी दी है इसने बोला कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मतलब इसको बनाना पड़ता है, लॉ बनाता है इसको, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल होता है,
ठीक है, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील भी हो सकती है। कॉमन सील अब ऑप्शनल हो चुकी है, वो बात अलग है। ये तुम्हारी 11th-12th वाली डेफिनेशन है, अगर तुम्हें याद आ रही हो तो, है ना, वही सेम वही चिपकानी है वापस से। अब देखो क्या है, अब याद कौन सी करनी है, रटनी कौन सी है बैठ के, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, सेक्शन की। सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, देखो क्या है, 2013 defines the term company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. पढ़ ली क्या हमने ये डेफिनेशन, ठीक है, तो ये याद करनी है, इसको हम करेंगे स्टार मार्क, ये तुम्हें याद करनी है अच्छे से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 1 की कंपनीज एक्ट अप्लाई किस पे हो, तब तो हम पढ़े ना, अगर अप्लाई नहीं हो रहा तुम पे तो क्यों पढ़ना है तुम्हें, समझ में ये चीज। मान लो किसी का डिवोर्स का मामला चल रहा है या दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, फैमिली डिस्प्यूट, वहां आएगा कि कंपनीज एक्ट, नहीं, तो हमें पता तो हो कि कंपनीज एक्ट लगता कहाँ पे है। तो हमने देखा कि बहुत सारी कंपनियां हैं उन पे लगता है कंपनीज एक्ट, और बेसिकली कंपनी पे ही लगता है कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 1 हमने पढ़ा, उसके बाद हम मीनिंग समझ रहे हैं कंपनी का। तो उसमें पहले तो मार्शल की डेफिनेशन आई, जो पढ़ के इग्नोर मारनी, ठीक है। हैनी वाली डेफिनेशन वही 11th-12th वाली है, तो उसको याद कर लेना ताकि हमारी मीनिंग भी अंडरस्टैंड कर ले हम, और कहीं लिखने के लिए काम आए तो लिख भी ले हम लोग। और क्योंकि हमें फीचर्स भी पढ़ने हैं तो इसका एक समरी भी बन के तैयार हो जाती है, तो वो भी बढ़िया है। फिर ये तो तुम्हें रटनी है ही, और ये इजी भी है, हमने याद कर भी ली इसको, ठीक है। अब देखो, अब आ रहे हैं इसके फीचर्स ऑफ अ कंपनी। इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है फीचर्स से। फीचर्स तुम्हें सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि फीचर्स तो कौन ही पढ़ता है, बट कंपनी के फीचर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी लॉ के अंदर। क्योंकि तुमने कंपनी को नहीं समझा तो कंपनी लॉ के प्रोविजन कैसे पढ़ोगे इंटर में और फाइनल में, तो तुम्हें कंपनी को समझना जरूरी है, ठीक है। इसलिए फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग मेंबर अलग, पता है सबको बात, ठीक है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर आए जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा होता है क्या, सोल प्रोप्राइटर अगर बीमार है तो टेम्पररी बिजनेस बंद, और अगर डेथ हो गई तो पूरा ही बिजनेस बंद, है ना। पार्टनरशिप फर्म में भी एक भी पार्टनर की अगर डेथ, इंसॉल्वेंसी या पागल वागल वो हो गया तो पूरी फर्म बंद हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, करना चाहे तो। वो ओल्ड नेम में चलाते हैं वो बात अलग है, वो सब तुमने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फर्म तो बंद हो जाती है ना। कैसे, ए बी और सी पार्टनर है, सी की डेथ हो गई तो ए बी अकेले थोड़ी चला सकते हैं वही फर्म, समझ में ये चीज। अब उनको नई बनानी पड़ेगी, वो बात अलग है, वो दोनों मिलके चलाते रह सकते हैं, वो अलग बात है, पर पुरानी तो खत्म हो गई ना पार्टनरशिप उनकी, समझ में आ गई चीज। तो वो चीज आ गई यहाँ पे। और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्या, फर्म और पार्टनर्स, फर्म अलग पार्टनर्स अलग, ऐसे होता है क्या, या फर्म ही पार्टनर्स होते हैं या पार्टनर्स ही फर्म होते हैं, हाँ सब एक ही है वो, ठीक है। एक बार बताओ, अगर किसी को कोई वसूली करनी होगी, मान लो फर्म ने क्रेडिट लिया हुआ है, तो पार्टनर को पकड़ेंगे कि फर्म को पकड़ेंगे, पार्टनर्स को भी पकड़ सकते हैं ना, बट यहाँ पे मेंबर्स को पकड़ सकते हैं क्या। मेरे पास एक शेयर है रिलायंस लिमिटेड का, अब रिलायंस लिमिटेड पे जो कर्जा चल रहा है 1 करोड़ का, वो मेरा कर्जा है क्या, मैं यहाँ होती नहीं तो, समझ में ये चीज मैंने क्या बोला। तो सीधी सी बात है, मैं अलग हूं, मैं मेंबर हूं रिलायंस लिमिटेड की। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि रिलायंस लिमिटेड अलग और मैं अलग हो गए ना, अरे मेरी तो बात छोड़ो, तुम मुकेश अंबानी भी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस लिमिटेड अलग है। वो अलग बात है कि उनके पास मेजोरिटी स्टेक है क्योंकि वो ओनर है हमारी नजर में तो, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग है। रिलायंस लिमिटेड की अलग से प्रॉपर्टी है और मुकेश अंबानी जी की अलग से प्रॉपर्टी है। रिलायंस लिमिटेड के नाम पे केस हो सकता है ना, मुकेश अंबानी जी के नाम पे अलग से केस हो सकता है। मान लो रिलायंस लिमिटेड कंपनी से किसी डायरेक्टर ने स्कैम किया तो रिलायंस लिमिटेड का नाम आएगा, मुकेश अंबानी का नाम थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा जब तक वो इन्वॉल्व ना हो, समझ में ये चीज। तो इनके केस खुद के नाम पे चल सकता है, कंपनी के नाम पे केस हो भी सकता है, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, ओनर के नाम पे अलग हो सकती है, लाइबिलिटी दोनों की अलग अलग हो सकती है। डेट ऑफ द शेयर होल्डर शेल नॉट बी द डेट ऑफ द कंपनी और डेट ऑफ द कंपनी शेल नॉट बी द डेट ऑफ द शेयर होल्डर, दोनों के अलग अलग कर्जे हैं, ठीक है, मिक्स नहीं करते हैं लोग। जबकि फर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, सोल प्रोप्राइटर में भी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटर है वही मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, और वो फर्म जो है वही पार्टनर है, समझिए। अब देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी तो होती है सी में ही है, खाली 2 ही जगह पे होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, तुम्हें पता ही, एक तो कंपनी और एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, उसका तो नाम ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एलएलपी। तो एलएलपी और कंपनी को छोड़ के सब में लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। क्यों लाइबिलिटी लिमिटेड कैसे,
नहीं, मैंने 1 लाख के शेयर्स ले रखे हैं, उसमें से मैंने 70,000 दे दिए कंपनी को, तो मेरे से 30,000 से ज्यादा ले सकते हैं क्या? कर्जा चल रहा है कंपनी में 1 करोड़ का, क्या फर्क पड़ता है? मेरे से तो 30,000 से ज्यादा नहीं ले सकते ना, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी? 30,000। लिमिटेड, लिमिटेड, समझ में आ गई चीज? इसमें और भी बहुत चीजें होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी होती है कुछ कुछ, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसको भी छोड़ो। लिमिटेड कैसे होती है? क्योंकि जितना पैसा मेरा बकाया है उससे ज्यादा कंपनी मुझसे नहीं मांग सकती, सीधी सी बात है। पर पार्टनर में अगर फर्म पे बहुत ज्यादा कर्जा हो जाए तो पार्टनर्स का घर भी बिक सकता है क्या? गाड़ी भी बिक सकती है क्या? हाँ, मेरा घर और गाड़ी बिक सकता है क्या अगर रिलायंस लिमिटेड पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया तो? अरे नहीं बिकेगा ना। मैंने जितने शेयर्स परचेज कर रखे उस पर जितना मैंने अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना ही तो होगा मेरा। तुमने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे मैंने दे दिया पैसा, सेकंड कॉल पे नहीं दिया, तो बस उतना ही तो मांग सकते हैं, और कहां से मांगेंगे? और नहीं दिया तो फॉर फ्यूचर हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकती लाइबिलिटी, बस यही है। उसके बाद है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्या? ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आगे हमें समझ में। जुरिडिकल का मतलब क्या होता है? हाँ, लीगल, ठीक है, कानून की नजर में एग्जिस्ट करता है, लीगल, लीगल, लीगल होना चाहिए, लीगल पर्सन है, ठीक है। पर कंपनी एक्ट करती है ह्यूमन एजेंसी के थ्रू। अब वो खुद तो आर्टिफिशियल होता है, तो ये खुद साइन वगैरह कर सकता है, कंपनी के हाथ है क्या? नहीं। तो किसके थ्रू करता है ये? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स तो इंसान ही होते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी हो सकते हैं क्या? कंपनी डायरेक्टर बन सकती है क्या? अच्छा, कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है क्या? वापस से सुनो, ए लिमिटेड है कंपनी, ये बी लिमिटेड की मेंबर बनना चाहती है, बन सकती है क्या? ये बन सकती है ना। क्या रिलायंस लिमिटेड टाटा लिमिटेड की टाटा मोटर्स की वो नहीं बन सकती है मेंबर? बन सकती है। क्यों? शेयर अक्वायर नहीं करती है कंपनी दूसरी कंपनी के, मेंबर बन सकती है, डायरेक्टर थोड़ी बन सकती है। डायरेक्टर तो आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल ही होते हैं, और डायरेक्टर भी हम कंपनी बनाने लग गए तो दोनों आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल साइन कौन करेगा फिर? ये चलता रहेगा फिर, तू आर्टिफिशियल मैं आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल कहां से लाएंगे? समझ में ये चीज? तो डायरेक्टर हमेशा कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन ही होते हैं। मेंबर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, समझ में आ गया? अच्छा, कंपनी फर्म की पार्टनर बन सकती है क्या? बन सकती है। कंपनी कुछ भी कर सकती है, कंपनी सुपीरियर बिजनेस है। अच्छा, फर्म बन सकती है क्या कंपनी के पार्टनर? अरे मतलब मेंबर, फर्म कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ना। फर्म का कुछ एग्जिस्टेंस होता है क्या अलग से? लॉ की नजर में फर्म कुछ होती भी है क्या? नहीं होती, क्योंकि पार्टनर फर्म एक ही होते हैं। अब इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं क्या मेंबर? वो तो बन ही सकते हैं ना, वो तो आपके मेरे जैसे हो गए। समझ में आ रहा है? एचयूएफ पढ़ा हुआ है क्या तुमने? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो एचयूएफ बन सकता है क्या मेंबर कंपनी का? नहीं, वो भी कोई लीगल पर्सन नहीं होता, एचयूएफ और मेंबर एक ही होते हैं। पर मेंबर तो बन सकते हैं ना इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मान लो अपना सबका एचयूएफ एक फैमिली बिजनेस है, ठीक है, तो मैं शेयर्स ले सकती हूँ कंपनी के, आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, तो इसका मतलब हम मेंबर बन सकते हैं। लेकिन एचयूएफ के नाम पे शेयर्स होल्ड हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती लॉ की नजर में। समझ में आ गया? ये सब बता रहे हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहला, कल ही पढ़ेंगे इसको, कीवर्ड्स। थ्योरी है ये, सेक्शन नहीं है। सेक्शन होता तो पूरा रटना पड़ जाता, सेक्शन नहीं है ये, थ्योरी है, बस अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हाइलाइटर लेके बैठना क्लास में, जब मॉड्यूल आ जाए, जो मैं स्टार मार्क कराऊं, मतलब जो हाईलाइट कराऊं, बस वो वर्ड्स तुम्हारे आंसर में होने चाहिए, बाकी आसपास अपनी लैंग्वेज बना के लिखो। मैं तुम्हें बोल दूंगी आज की याद कर लो, तो हो जाएगा क्या याद? नहीं, पॉसिबल है क्या? मैं तुम्हें आज बोलूंगी कि ये पैराग्राफ याद करके आ जाना, तुम्हें कल याद रह सकता है, परसों भूल जाओगे, ठीक है। तो क्यों करना है ऐसा काम जो फ्रूटफुल ही नहीं है, या जो कंटिन्यूस ना रह सके? इससे अच्छा मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि अगर ये आ जाए तो हम इसको समझेंगे और 4 कीवर्ड्स याद करेंगे। वो तो तुम कर सकते हो, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा भी, कर क्या सकते हो? समझ में आई चीज? देखो क्या है, अब है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग हमारा समझा हुआ है क्या? हाँ, मीनिंग तो बताइए हमें, बताओ क्या है? कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, ये एक ही लाइन है, इसको घुमा घुमा के इन्होंने देखो कितना बड़ा पैराग्राफ बना। देखो क्या है,
देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो इन्होंने अलग अलग लोग ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर दिया। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो कंपनी का है वो कौन सा है आपका, यही वाला है कि इसके पास यूनिक कैरेक्टर होता है, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अब मेरे को बताओ यहां तक कोई भी काम की बात थी क्या? इन्होंने बोला बाकी है ना, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ना ये वाला फीचर नहीं होता। तो सबसे स्ट्राइकिंग यूनिक कैरेक्टर कंपनी का क्या होता है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब क्या लिखें इसमें, ये कोई याद करने वाली बात है नहीं। उसके बाद इन अदर वर्ड्स व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथ विद द लीगल पर्सनैलिटी, इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है कि कंपनी एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है ना तो उसकी पावर सेम हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स की तरह। ये तुम्हें याद होना चाहिए, पावर सेम हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स की तरह। इतनी सी बात याद कर लेना। अच्छा पावर सेम होती है तो लाइबिलिटीज भी सेम होगी, राइट्स भी सेम होंगे, ये सब लिखा हुआ है। एक बार कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसकी अलग से पर्सनैलिटी बन जाती है, वो अलग से लीगल एंटिटी बन जाती है, वो एग्जिस्ट करने लग जाती है, वो जिंदा हो जाती है। ठीक है, तो ह्यूमंस के पास जैसे राइट्स है, क्या मेरे पास अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं केस फाइल कर सकती हूँ, तो कंपनी भी कर सकती है अपने नाम पे। अच्छा मैं साइन कर सकती हूँ क्या, तो कंपनी भी कर सकती है अपने नाम पे। अच्छा मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ क्या, तो कंपनी भी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो मैं क्या लगता है मुकेश अंबानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलायंस लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलायंस लिमिटेड करती है। तो सेम पावर सेम राइट सेम लाइबिलिटी आ गई क्या। अच्छा अब कंपनी अगर किसी से लोन ले रही है तो कंपनी को चुकाने पड़ेंगे ना, मुकेश अंबानी नहीं चुकाएगा, कंपनी चुकाएगी। और कंपनी का मतलब क्या, सारे मेंबर्स वगैरह मिलके। समझ में आ गई चीज। तो ये सब तुम्हें लिखना आना चाहिए। अब देखो क्या है, it is at law a person which is different from the subscribers to the memorandum of association। ठीक है, its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के, अब ये इन्होंने रैंडमली वर्ड दे दिया है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, ये अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, दोनों डिफरेंट होते हैं। अब तुम्हें पहले तो समझना पड़ेगा सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कौन होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे दे दिया, समझाया कुछ है नहीं। देखो क्या है, मतलब जानबूझ के ना हार्ड बना रखा है लॉ को। बात होती है इतनी सी घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या। अब क्या क्या जरूरत थी इनको ये वर्ड डालने की यहाँ पे, बाद में भी तो लिख सकते थे जब एमओए पढ़ा रहे थे, लेकिन नहीं, बच्चों को कंफ्यूज करना है, मैं तो काम ही हमारा ही। देखो क्या है, एमओए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अलग अलग क्लॉजेज होते हैं। जैसे कंपनी का नाम तो नेम क्लॉज, कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज। अच्छा कंपनी कितनी कैपिटल के साथ बनी है तो कैपिटल क्लॉज। ठीक है, उसमें एक क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एक और होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज कि भाई कंपनी किस उद्देश्य से बनी, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का। जैसे टाटा मोटर्स का क्या ऑब्जेक्ट है, गाड़ियां बनाना, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है एमओए के अंदर। इसमें क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसमें सब्सक्राइबर्स का नाम लिखा होता है। अब सब्सक्राइबर्स होते क्या वो समझो, जो कंपनी बनाते हैं ना, जो सबसे पहले पहले मेंबर होते हैं उनको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। समझ में आया, मतलब मान लो टिंकू और पिंकू दो लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, तो ये टिंकू और पिंकू है ना, इसको हम हमेशा सब्सक्राइबर ही बुलाएंगे। इसके बाद और मेंबर्स जुड़ते जाएंगे, शेयर्स लेते जाएंगे, वो बाद वाले मेंबर्स, उनको हम मेंबर्स बुलाएंगे। ये दोनों को हम सब्सक्राइबर ही बुलाएंगे क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग वाले मेंबर्स थे। तो मैं ऐसे बोल लूं, इनिशियल मेंबर्स को सब्सक्राइबर्स बुलाया जाता है, सब्सक्राइबर्स टू एमओए, क्योंकि ये लोग एमओए को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब एमओए पे साइन करते हैं। ठीक है, और बाद में जो भी ऐड होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, मेंबर्स। समझ में आ गया। तो ये सब्सक्राइबर्स अलग है, जो ये कंपनी बना रहे हैं वो अलग है। समझ में आ गया। जैसे तुम मुझे बताओ रिलायंस लिमिटेड का सब्सक्राइबर कौन था, धीरू भाई अंबानी, तो उनको हम सब्सक्राइबर बुलाएंगे, जबकि मुकेश अंबानी को हम क्या बुलाएंगे, मेंबर बुलाएंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो सब्सक्राइबर अलग है, धीरू भाई अंबानी जी अलग है, और रिलायंस लिमिटेड अलग है। ये बोल रहा है। समझ में आई चीज। बेसिकली इसमें पता है कैसे लिखा होता है, एक क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसमें ऐसे लिखा होता है मिस्टर ए मिस्टर बी ये कंपनी बनाते हैं। ठीक है, इनके नाम के आगे जितने भी शेयर्स आगे जाके खरीदने वाले हैं, देखो कंपनी में पैसा डालते हैं और शेयर्स लेते हैं, ये सबको पता है, ये बात बेसिक बात है। कंपनी कैसे चलती है, मार्केट से पैसा उठाती है और बदले में शेयर्स दे देती है ना। तो इनको भी शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कंपनी के, क्योंकि ये पैसा लगा रहे हैं तो इनको शेयर्स मिलेंगे बाद में, ऐसा कुछ तामझाम होता है। तो मान लो मिस्टर ए ने बोला कि इन द फ्यूचर मैं 10 लाख के शेयर्स लूंगा, मिस्टर बी बोल रहा है कि मैं
20 लाख के शेयर्स लूंगा। समझ में ये चीज? तो ये एक प्रॉमिस कर रहे हैं ना कंपनी से कि हम इन द फ्यूचर, आज हम ये कंपनी बनाते हैं, हम इस कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, हम यहाँ पे नीचे साइन करते हैं, तो दोनों के यहाँ पे साइन होंगे, यहाँ पे दोनों के साइन होंगे, ठीक है। तो इन्होंने एमओए को क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। समझ में आ गई चीज? जैसे तुम यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हो ना कि सारी चीजें, हमें ये वीडियो पसंद आया और आगे से इसी की चीजें हमें और आए, तो ये कंपनी के एमओए को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि हम कंपनी से जुड़े रहेंगे, हम कंपनी में इंटरेस्टेड है। समझ में आ गया? इसलिए इनका नाम सब्सक्राइबर है ना। अब इन्होंने जितना कुछ लिख दिया ना, इनको ये बाद में खरीदना होता है, जबरदस्ती है, क्योंकि इन्होंने साइन कर दिया। और ये जो भी मिस्टर ए और बी है वो क्या है, क्या है, सब्सक्राइबर है। और जो कंपनी बना रहे हैं वो क्या है, अलग है, ये और वो अलग है। समझ में आ गई चीज? ये इतनी सी बात वहां पे लिखी हुई थी जिसके लिए सब्सक्राइबर समझाना पड़ गया को। समझ में आ गई चीज? एक चीज और चलो पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। शायद तुम्हें पता होगा, शायद ना भी पता हो तो कोई बात नहीं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी। देखो एक बहुत काम की बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी बोले, कहीं से कुछ भी तुम सुनो, कंपनी दो ही तरह की होती है, दो ही टाइप होते हैं कंपनी के, या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी। ये जो आगे चीजें होती है ना, प्रोड्यूसर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी कंपनी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब क्लासेस ऑफ कंपनी, टाइप्स नहीं है। टाइप्स सिर्फ दो ही होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। तो ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। समझ में आई चीज? पर इसके मेंबरशिप अलग अलग होते हैं, तो एक बार हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनी में, बट एक छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आते जाए। ये अलग से टॉपिक भी आएगा, पर पहले ही पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें। देखो क्या है, सबसे पहले मेंबर्स की बात कर ले हम, और एक हम बात कर सकते हैं डायरेक्टर्स की, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो मिनिमम कितने मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी में, पता है क्या? नहीं पता? कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी मेंबर्स? दो लोगों के बिना प्राइवेट कंपनी नहीं बनती, ठीक है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 से ज्यादा नहीं हो सकता, तभी तो वो प्राइवेट है ना, ठीक है, 200। और पब्लिक में मिनिमम कितने चाहिए? 7। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, पब्लिक कंपनी है, नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ओपीसी में मिनिमम मेंबर 1 ही होता है, 1% कंपनी है तो। और मैक्सिमम भी 1 ही होता होगा, 1% कंपनी है भाई। समझ में आ गया? तो ये हो गए मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स। डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम 15 होते हैं, ये नहीं पता होगा तुम्हें, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम होते 3, मैक्सिमम होते 15। ओपीसी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम, पक्का? बताओ, मेंबर्स याद हो गए? क्या है प्राइवेट में? अगर आज आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आप अकेले बना सकते हो क्या? नहीं, आपको एक जना और चाहिए होगा। और पब्लिक कंपनी बनानी है तो 6 लोग और चाहिए होंगे, तो 7 चाहिए, ठीक है। इसमें पब्लिक कंपनी है इसलिए पूरी पब्लिक से हम पैसा उठा सकते हैं, तो कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट है ना, तो मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। ओपीसी क्योंकि 1% कंपनी है तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी 1 होता है। डायरेक्टर में हम मिनिमम प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 और ओपीसी में 1। इसमें मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 15। ओपीसी में मैक्सिमम 1 ही होते हैं, पक्का? अरे 1% कंपनी है, 1 डायरेक्टर कंपनी थोड़ी ना है, डायरेक्टर तो ज्यादा हो सकते हैं ना। 1% कंपनी है, मैंने बोला 1 डायरेक्टर कंपनी है, बस 15 होते, 15, इसमें भी 15 ही होते। इसको याद करो। तो क्या क्या पढ़ा आज हमने, बताओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 2 क्लॉज। सेक्शन 2 में तो कोई डाउट नहीं है ना, सेक्शन 2 डेफिनेशन का ही होता है हमेशा, वो तो तुम्हें चिपकाना ही हर जगह। क्लॉज याद कर लो, क्योंकि भाई कंपनीज एक्ट पढ़ रहे, कंपनी की डेफिनेशन का क्लॉज तो याद करोगे ना, आगे की उड़ा देना, चाहे आगे के सेक्शन याद हो जाए तो ही बहुत है, सब सेक्शन क्लॉजेस वगैरह कोई काम के नहीं, ठीक है। उसके बाद में कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी की डेफिनेशन याद हो गई। एक हैनी वाली याद कर लेना, वो तुम्हारी 11th-12th वाली है, क्योंकि तो उसमें फीचर्स भी आ जाएंगे और इजी भी है। मार्शल वाली को रीड करके इग्नोर मार देना। उसके बाद सेक्शन 1 पढ़ा, तो वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी। कंपनीज एक्ट किस पे अप्लाई होता है? नंबर 1 सारी कंपनी पे जो इस एक्ट में बनी हुई है, चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ में, एक तो यही हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी,
इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं लिखना लेकिन एग्जाम में, द कंपनी विच इज engaged इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन आ गया ना, इसलिए थोड़ा रटना पड़ेगा, नहीं तो अपने मन से लिख सकते हैं। अभी आप पूछ रहे थे ना ये एग्जैक्ट लिखना है क्या, इसमें लिखना है क्योंकि सेक्शन है, सेक्शन वन आप ऐसे घुमा के नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, मार्क्स नहीं आएंगे फिर, ठीक है। और आगे ब्रैकेट में क्या था, एक्सेप्ट इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है, वो थोड़ा याद करना पड़ेगा तुम्हें लैंग्वेज। और फिर फिफ्थ, स्पेशल एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट, ठीक है, उसको स्टैट्यूटरी कंपनी भी बोलते हैं आम भाषा में। और लास्ट वाला, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है इसमें, कौन है, तुमने तो पूछा ही नहीं मेरे से, तुमने पूछा नहीं ना, सीजी कौन है मैम, पूछा ही नहीं तुम, मैंने बताया भी नहीं तभी, बताओ, पूछोगे तभी तो बताऊंगी। सीजी कौन है यहाँ पे, सीजी, बस होता होगा कोई, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा तुम्हें। सीजी अभी तो स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, तो अभी ये डाउट्स नहीं आएंगे, धीरे धीरे तुम्हारा डाउट का लेवल बढ़ेगा। सीजी कौन होता है, मोदी जी, तो कल मैंने शायद बताया था। मिनिस्ट्रीज, यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, ठीक है। बेसिकली सबसे ऊपर होती है एमसीए, जिसको हम सीजी बोलते हैं, ये होती है सेंट्रल लेवल पे। इसके नीचे बैठता है आरडी, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर आरडी, ये कंपनी वाला डायरेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस अथॉरिटी है ये, ठीक है। ये रीजन वाइज होता है, रीजन, रीजन पता है ना क्या होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पूरे इंडिया का एमसी एक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वन, यूनियन लेवल पे। रीजन वाइज कौन बैठते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स, और स्टेट वाइज कौन बैठते हैं, रजिस्ट्रार्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसको हम क्या बुलाते हैं, आरओसी, आरओसी। इस आदमी का नाम तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, इसको हर चीज जाती है, कंपनी में आज कुछ भी हुआ है, कोई भी चीज तुम इसकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते, और जब तक ये रजिस्टर में नहीं लिखेगा ना उस चीज को, मतलब वो काम कंपनी में हुआ ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये हमारे लिए, जितने भी फॉर्म फाइलिंग्स होते हैं इसी को होते हैं, स्टेट लेवल पे होता है, क्योंकि ये समझ में ये चीज, इसको नोट डाउन कर लेना, बाकी का पढ़ेंगे हम कल। चलो थैंक यू। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे एमसीए ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो वो सीजी है, तो यहाँ पे एमसीए नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई करेगी कि कंपनी के अंदर और कौन आता है, समझ में आ गया। तो सीजी का मतलब यहाँ पे मोदी जी नहीं है, सीजी का मतलब प्रेसिडेंट या फिर कोई भी मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है प्रॉपर, ठीक है।